गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की 47वीं वीडियो हमारी चल रही है। तो कक्षा 11 की बात कर रहे हैं और विषय मैथ है। अब देखिए, आपने पिछली वीडियो जो देखी हुई हैं उसके अंदर आपको ये पता है कि हमने जो प्राचल विधि वाली समीकरणें पढ़ी थी, तो प्राचल को हमने काम में लिया था। तो प्राचल विधि की समीकरणों का जो अवकलन है वो किस प्रकार से किया गया था और क्या क्या सिचुएशन उसके अंदर ली थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। अभी थोड़ा सा टॉपिक उसी का बचा हुआ है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हमने ले लिया tan इनवर्स वाला ले लिया था। अब आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अभी कि x बराबर a cos t, x बराबर a cos t प्लस t sin t प्लस t sin t, ये नंबर 1 डाल दिया, ये हमें दिया हुआ है। और एक दूसरी सिचुएशन है y बराबर a sin t माइनस t cos t, ये नंबर 2। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास है। अब आपको एक बार थोड़ी देर इसको देखिए और देखने के बाद, जब मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई काम शुरू करें तो क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया, वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद फिर आप ये देखिए क्या हम इस क्वेश्चन को खुद कर पा रहे हैं। एक बार ज़रूर खुद करके देखिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको आप करिए और फिर नेक्स्ट पे आइए। और जब ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है या नहीं हो जाता है, दोनों ही सिचुएशन में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अवकलन तो एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है, लेकिन उसके बाद भी आप इसकी शुरुआत अभी कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं भी आ रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अब हम करते हैं। देखिए अब क्या होता है, आपने पहले कर लिया है, करने के बाद फिर आप इसको यहाँ मिलाना शुरू करिए। क्या लाइन टू लाइन चीज़ें मिल रही हैं, मतलब ये भी नहीं कि 2-4 स्टेप अगर ऊपर नीचे चल रही हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का जो अवकलन हमने किया, डिफरेंशियल जो हम कर रहे हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली सिचुएशन यही है कि इसका डिफरेंशियल कभी भी गलत ना हो, इस तरीके से आपको ये काम करना है। देखिए अब आते हैं हम समीकरण नंबर 1 पर। समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अवकलन टेढ़ा भी है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? देखिए t के सापेक्ष, है ना, वही बात बताई थी। अब x नहीं, हाँ सॉरी, t के सापेक्ष, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं। x तो दिया हुआ है और t के रूप में दिया हुआ है, तो यही तो प्राचल बना। y दिया हुआ है, y को भी t के सापेक्ष लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी प्राचल बन गया। तो यहाँ से आ जाता है dx/dt बराबर a, फिर cos t है, cos t का अवकलन सीधा sin t, है ना। cos t का क्या होता है, माइनस sin t हो गया, फिर t sin t हो गया। तो ये u इंटू वी बन रहा है। u इंटू वी के हिसाब से जब इसमें काम करते हैं तो यहाँ से आ जाता है, देखिए अब इसको हम किस हिसाब से कर रहे हैं, u इंटू वी के हिसाब से। t को छोड़ा यानी पहला पद छोड़ दिया, sin t का करेंगे तो cos t हो जाएगा, फिर प्लस आ गया, फिर sin t को छोड़ दिया, फिर t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कंप्लीट हो गया। अब इनको देखिए सॉल्व करके कि dx/dt बराबर a, यहाँ से माइनस sin t, फिर प्लस t cos t और प्लस sin t हो गया ना। अब ये माइनस का sin t, ये प्लस का sin t, दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या, ये तो a तो है ही, dx/dt बराबर a यहाँ बचा हुआ है और t cos t बच गया, t cos t, ये डाल दीजिए नंबर 3, है ना। इसको यहीं छोड़ दिया। उसके बाद फिर समीकरण 2 पे आते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 का t के सापेक्ष, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या अवकलन आता है इसका, टी के सापेक्ष अवकलन यहाँ से dy अपॉन dt बराबर, ए तो चल ही रहा है बाहर, ए को कांस्टेंट है ये तो, है ना, उसका कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देंगे। साइन टी का करेंगे, कॉस टी हो गया, फिर माइनस, देखिए माइनस है यहाँ पे, और अंदर अब सिचुएशन बदल रही है, टी कॉस टी यानी u इंटू वी बन रहा है। अब u इंटू वी के हिसाब से जब इसको हल करते हैं तो u इंटू वी के हिसाब से क्या आता है, t को छोड़ दिया, कॉस टी का करेंगे तो माइनस साइन टी होगा, फिर प्लस, फिर कॉस टी को छोड़ दिया और टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। अब ये माइनस भी अंदर जा रहा है, ठीक है, और इनको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो एक ब्रैकेट के अंदर इनको लिखते हैं और ये आ जाता है यहाँ से dy बाई dt बराबर, ये तो बाहर है ही, अब cos t तो है ही, इसमें भी कोई चेंज नहीं, अब माइनस, तो ये वाला माइनस जब अंदर जाता है तो प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा t साइन टी, तो प्लस t साइन टी, फिर ये वाला माइनस जब यहाँ आएगा तो प्लस से माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी ये आ गया, माइनस कॉस टी से ये प्लस कॉस टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, डी वाई बाई डी टी बराबर ए, ये दोनों कैंसिल हुए, टी साइन टी हो गया, है ना, और ये नंबर हो गया कितना, 3 हो गए 4, ये नंबर 4। अब क्या करना है, देखिए वही सिचुएशन जो बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि आपको ये नहीं रटना कि समीकरण 4 में 3 का भाग देना है, क्योंकि अभी आगे हम एक कंडीशन करेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, क्या याद रखना है, तो इसके लिए क्या बात बताई गई थी कि आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर कि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। जब dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy ऊपर है और dx नीचे है, सही ना भाई, dy ऊपर है dx नीचे है, तो क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण 4 तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि dy आ रहा है इसमें, और समीकरण 3 नीचे रहेगा क्योंकि इसमें dx आ रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे दिया तो यहाँ से आ गया dy अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। अब क्या कैंसिल हुआ, टी से डी टी से ये डी टी गया तो यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए टी से ये ए टी कैंसिल हो गया, बच गया साइन टी अपॉन कॉस टी, और साइन टी अपॉन कॉस टी क्या होता है, टेन टी। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये स्थिति हमारे पास तैयार हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर मिल जाता है, कंप्लीट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक, ये भी इसी टाइप का ही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम ले लेते हैं एक, ये क्वेश्चन ले लीजिए नंबर 9 क्या मतलब दूसरा, आपको तो दूसरे नंबर पे मिलना है। x बराबर 2 cos t, x बराबर 2 cos t माइनस x बराबर 2 cos t cos 2t माइनस cos 2t, ये नंबर 1। और y बराबर 2 sin t माइनस sin 2t, नंबर ये 2 हो गया, है ना। ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है और इसको आपको हल करना है। तो जब ये हल करते हैं तो देखिए क्या कंडीशन लेके चलनी है कि समीकरण 1 का वही t के सापेक्ष करना है, तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष
अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो क्या वैल्यू आती है, dx अपॉन dt बराबर 2 cos t। cos t का क्या होता है माइनस साइन टी माइनस cos 2t माइनस वही cos थीटा। देखिए इसको t मान के चलना है या x मान के चलना है, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ गया और साइन x हो गया। सही है भाई, माइनस तो पहले से ही था और cos x का माइनस साइन x हो गया। कंप्लीट। फिर इसका करेंगे 2t का, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद में आपको ये ज़्यादा एडजस्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नंबर 3 पर जाइए, ये नंबर 3 डाल दिया। फिर समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dt बराबर 2, ऐसे ही साइन t का cos t हो गया, फिर माइनस साइन 2t का, है ना, पहले तो साइन 2t का, तो ये x की तरह करना है, साइन x का। साइन x का क्या होता है cos x, तो ये cos x हो गया। फिर 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, हो गया। ये नंबर 4 हो गया। फिर वही काम करना है कि हमें तो dy बाई dx निकालना है। जब आपको dy बाई dx निकालना है तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, है ना, समीकरण 3 का भाग दे दिया तो क्या वैल्यू मिलती है, dy बाई dt dx अपॉन dt बराबर 2 cos t, इसको ऊपर रखेंगे, 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपॉन ये इधर आ जाएगा 2 sin t प्लस 2 sin 2t, है ना। अब खैर कुछ भी नहीं है इसमें, एडजस्टमेंट तो ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से, तो ये कट जाएंगे बस, और तो नहीं करना कुछ भी। 2 कॉमन निकाल लीजिए बस, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx बराबर cos t माइनस cos 2t अपॉन में साइन 2t प्लस का है, पहले लिख देते हैं इसको, तो साइन 2t माइनस साइन t, है ना। देखिए ये प्लस का था, हालांकि खैर फ़र्क नहीं पड़ता उससे, अगर हमने इसको लिखा होता फिर बाद में इसको लिखा था कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्लस का है तो पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट करिए इसको। उसके बाद फिर एक कंडीशन और है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे भी गए हैं, तो पहले उसको बता देते हैं। नंबर 3, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर t माइनस 1 अपॉन टी, एक तो ये आती है, और x4 x की पावर 4 y की पावर 4 बराबर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एक ही आता है ना। तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई dx प्लस वाई बराबर 0, तो सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं। अब ये सिचुएशन देखिए थोड़ी सी अलग हो जाएगी, इसको जो काम करने का तरीका है ना वो अलग होगा। इसमें ऐसे नहीं करना जैसे पहले वाले में कर दिया था। अब dy बाई dx नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जो इसने एक दिया है कि x dy बाई dx प्लस वाई बराबर 0, ये लेके चलना है। तो सवाल सिंपल है, पर ये कई बार एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है,
तो पहले हम करते हैं समीकरण 1 का। देखिए इसको थोड़ा सा ट्रिक से करना है और यही ट्रिक हमें यूज़ करनी है। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, है ना, अवकलन नहीं कर रहे हैं, पहले क्या किया हमने, वर्ग कर दिया, समीकरण 1 का वर्ग कर दिया। तो यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t का स्क्वायर। ये चीज़ आ जाती है। मैं दोनों तरफ वर्क कर दिया। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसमें क्या कंडीशन आएंगी, इसमें यहाँ से आ जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों स्थितियाँ बन जाती हैं। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, x4 y4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t 1/t। सही है भाई। एक्स स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे पद का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 पहला पद गुणा दूसरा पद, फिर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन t माइनस 1/t यानी 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब ये t से ये वाला t कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ तो केवल 2 बच गया। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या आ रहा है, x4 और y4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई, वो आ रही है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के बराबर, है ना। तो समीकरण 2 से मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रख दिया, समीकरण 2 से मान रख देंगे इनकी जगह पर, तो क्या जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसिल हो गए, 2 बच गया। टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर से ये दोनों कट गए, बचा क्या, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए जब ये स्थिति हमारे पास आई तो निश्चित है कि अब इसका अवकलन होगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो अस्पष्ट फलन भी बोल सकते हैं इसको, 2 तो नंबर हो ही गया, 3। लेकिन सीधा अस्पष्ट फलन भी कैसे बोलें इसको, कि हम y को अलग कर सकते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर उधर जा सकता है, तो ये सिंपल फलन बन गया, स्पष्ट फलन बन गया। लेकिन हम इनका जो अवकलन करते हैं वो सीधा ही कर देते हैं यहीं से, समीकरण 3 से। तो u × v का नियम लग जाएगा। समीकरण 3 से 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनसे बिल्कुल अलग हो गया ना। ये यहाँ पर t के सापेक्ष दिया गया था, यहाँ भी t के सापेक्ष दिया गया था, लेकिन जब अवकलन शुरू हुआ तो x के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, क्योंकि t वाला जो पोर्शन था वहाँ से हट गया, है ना। तो ये ट्रिक थोड़ा सा काम करती है यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, u × v कर रहे हैं, u × v कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, वाई स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2y और dy/dx, फिर प्लस, और वाई स्क्वायर को छोड़ दिया और 2x का करेंगे तो 2x बराबर 0। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 आ रहा है इसमें भी, उसमें भी, तो 2 को कॉमन निकाल लिया। x एक पावर उधर है, यहाँ पे 2 पावर है तो x भी आ जाएगा। y यहाँ पे 1 पावर है, y यहाँ पे 2 पावर है तो y भी आ जाएगा। बचा क्या, x, यहाँ से बच गया dy/dx, यहाँ से बच गया प्लस y और बराबर 0। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हट के उधर नीचे भेजा, और जैसे ये नीचे जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाता है, यहाँ बच जाता है x dy/dx प्लस y बराबर 0। कंप्लीट, ये आंसर कंप्लीट, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन भी हमारे पास होती है। तो इसी सवाल के साथ हम ये वीडियो भी समाप्त कर रहे हैं, और ये जो सिचुएशन चल रही है अभी प्राचल समीकरण वाली, इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद अब अगले वीडियो पे हम एक नए तरीके के साथ इसको पढ़ेंगे, जैसे, और नया तरीका तो क्या, कुछ भी नहीं है, नया नहीं है, लेकिन जो बात कहने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। जैसे हम अक्सर ये बोल देते हैं ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें सामने क्या मिल रहा है। तो जो सामने मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्राचल विधि हमने पढ़ी उसमें x और y मिल रहा था, लेकिन हमने उसको t के सापेक्ष, जैसे हमको t के सापेक्ष मिल रहा था तो हम t के सापेक्ष अवकलन लिख रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब आगे की सिचुएशन आप देखिएगा, एक विशेष कंडीशन आएगी जिसमें
चर होंगे, केवल चर होंगे, कोई प्राचल नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहाँ समाप्त करते हैं इसको और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए तरीके के साथ मिलते हैं।